गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट, ऑनलाइन एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं क्लास 12 एग्रीकल्चर केमिस्ट्री के चैप्टर नंबर 8 के बारे में। और चैप्टर 8 में हमने कुछ पॉइंट देखो लास्ट की क्लास में पढ़े थे। उनकी लास्ट की क्लास में अपन यूरिया पढ़ रहे थे और यूरिया में मैंने कुछ एक टॉपिक आपको करवा दिए थे, है ना। यूरिया में शायद मैंने मृदा में अभिक्रिया जो था वो आपको कंप्लीट करवा दिया था और दोनों रिएक्शन भी मैंने लिखवा दी। अब ये जो है आपका चलेगा, उपयुक्त अभिक्रिया से निम्न व्यवहारिक बातें समझ सकते हैं। ये बोल सकते हैं कि मृदा में जो यूरिया की अभिक्रिया हो रही थी उससे आप निम्न बातें समझ सकते हो, ठीक है। मृदा में अभिक्रिया अभिक्रिया से निम्न बातों को समझा जा सकता है, समझा जा सकता है, ठीक है ना। ये उसी में चल रहा है जो मृदा में अपनी अभिक्रियाएं चल रही थी। अब वो कौन कौन सी बातें हैं। बात नंबर फर्स्ट ये है कि इस अभिक्रिया हेतु वायु संचार वाली मृदाएं आवश्यक है। तो मैं कहूँ कि इस किसके लिए आप कहोगे इस अभिक्रिया हेतु, है ना। इस अभिक्रिया हेतु इस अभिक्रिया हेतु वायु कौन सी वायु संचार वायु संचार वाली मृदाएं आवश्यक है। मृदाएं आवश्यक है, ठीक है, वायु संचार वाली। दूसरी सेकंड में कहूँ कि सूक्ष्म जीवों की जो सक्रियता है वो भी आवश्यक है। सेकंड है सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी आवश्यक। सूक्ष्म जीवों की सक्रियता भी क्या है, आवश्यक है। और उनकी सक्रियता है तो उचित वातावरण, मैं कहूँ कि उनकी सक्रियता है तो उचित वातावरण हेतु उचित वातावरण कोमा ताप एवं नमी होना क्या है, आवश्यक है। ताप और नमी का होना आवश्यक है। नमी का होना आवश्यक है। इसका नमी का होना आवश्यक है, नमी जरूरी है, ठीक है। सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड है अच्छा, ये तो आपने देख लिया भाई, ताप भी चाहिए नमी भी चाहिए कि इस अभिक्रिया में नवजात हाइड्रोजन बनती है। कैसी बनती है, नवजात। आप बोलोगे इस अभिक्रिया में नवजात हाइड्रोजन H बनती है। कैसे बनती है, नवजात हाइड्रोजन बनती है। अब नवजात हाइड्रोजन की बात करें अपन, अच्छा नवजात H क्यों बनता है ना। नवजात क्या बनती है, हाइड्रोजन, पहली चीज तो ये। अब दूसरी ये कि जिसको अपन बात करें क्या, जिससे हाइड्रोजन आयन मृदा पकड़ पर अधिशोषित होकर, मैं कहूं जिससे H प्लस आयन यानी कि हाइड्रोजन आयंस मृदा पकड़ पर अधिशोषित होकर अधिशोषित होकर क्या करेंगे, तो आप कहोगे सर अधिशोषित होकर मृदा को अम्लीय बनाते हैं, या बोल सकते हैं कि ठीक है अधिशोषित होकर मृदा में अम्लीयता पैदा करते हैं। अधिशोषित होकर मृदा को अम्लीय मृदा को कैसे बनाते हैं, अम्लीय बनाते हैं। ये आपका हो गया साहब थर्ड पॉइंट। एंड फोर्थ की अपन बात करें, पॉइंट नंबर 4। अच्छा, इसकी अपन क्या करवा के देख लें, अभिक्रिया भी करवा के देख लें कि जैसे कि आपका ये था क्या, मृदा पॉलिमर, ठीक है। देखना ये मृदा, अपन मृदा पॉलिमर्स की बात करते हैं कि मृदा पॉलिमर्स के ऊपर कौन से, तो आपको इसे इसमें तो कैल्शियम आयन थे, आपने इसकी अभिक्रिया जो है हाइड्रोजन आयन से करवा दी। तो ये क्या करेंगे, जो आपके
मृदा क्लोराइड जो है देख सकते हो आप, मृदा क्लोराइड्स कितने हैं, देखो ये कैल्शियम और ये 4 है, तो चारों के चारों के अधिशोषित होते हैं H+, और जो आपके कैल्शियम है Ca+2 के रूप में। तो ये देखो कैसी है, तो आप बोल सकते हो अम्लीय मृदा, कैसी मृदा है, अम्लीय मृदा। तो इस प्रकार से आपने भी देखा कि अम्लीय मृदा का क्या होगा, निर्माण, है ना। तो इस तरीके से अम्लीय मृदा बनी, ये चीज आपने भी देखी, ठीक है। चलो अब दूसरी चीज की अपन बात करें क्या, कि यूरिया का प्रयोग जो है लगातार कई वर्षों तक, यदि आप इसका यूरिया का लगातार कई वर्षों तक प्रयोग करने से मृदा अम्लीय हो जाती है। मृदा कैसी हो जाती है, अम्लीय हो जाती है। जिस चीज का भी आप ध्यान रखोगे, हाँ सर ये बात तो है कि मृदा अम्लीय हो जाती है, और मृदा की पीएच जो है वो क्या होने लग जाती है, कम होने लग जाती है। अर्थात आप कह सकते हो, इधर से लिखते हैं, मृदा पीएच घटने लगती है। क्या होता है, मृदा पीएच घटने लगती है। अब मृदा पीएच घटने लगती है, घटने का मतलब क्या, कि आप बोल सकते मृदा तो वाकई में अम्लीय होती जा रही है कि नहीं। यूरिया है अमोनियम सल्फेट गोबर की तुलना में कम अम्लीय है, बिल्कुल। यूरिया जो है ना आपका, किसकी तुलना में, यूरिया अमोनियम सल्फेट NH4, इसका होता है SO4। तो यूरिया अमोनिया की तुलना में क्या है, कम अम्लीय है, कम अम्लीय है, बिल्कुल ठीक है साहब। ये तो वास्तव में यूरिया जो है किसकी तुलना में, यूरिया अमोनियम सल्फेट की तुलना में क्या है, कम अम्लीय है कि नहीं, ये आपको दिख रहा है। चलो ये होता है कंप्लीट। उसके बाद यदि अपन बात करें कि 100 किलोग्राम यूरिया जो है उससे उत्पन्न अम्लता को उदासीन करने के लिए 80 किलोग्राम कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो वो भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ठीक है ना। चलो एक बार मैं इसको मिटा दूं थोड़ा सा, कि 100 किलोग्राम कितने कार्बन, 100 है ना। देखो 100 केजी यूरिया से, 100 केजी यूरिया से उत्पन्न अम्लता को समाप्त करने के लिए, कितनी, 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट की आवश्यकता होती है। कितनी होती है, 80 केजी कैल्शियम कार्बोनेट की क्या होती है, आवश्यकता होती है। तो ये आप लोगों को पता चली गया। मृदा में अमोनिया जो है, अच्छा मृदा में अमोनियम आयन का ह्रास नहीं होता क्योंकि ये धनायन होने के कारण मृदा क्लोराइड पर क्या होते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। ये लिख लो कि मृदा में किसका, अमोनियम। अच्छा मैं लिख देता हूँ, मृदा में अमोनियम आयनों का ह्रास नहीं होता है क्योंकि यह धनायन होने के कारण, मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं, मृदा क्लोराइड्स पर अधिशोषित हो जाते हैं। आपको पता है कि मृदा क्लोराइड्स ऋणावेशित है, अमोनियम आयन जो है धनावेशित है, तो हमेशा ऋणावेशित धनावेशित की ओर अट्रैक्ट होता है, उस पर अधिशोषित हो जाता है कि नहीं है।
ये हो गया। और क्या था आयन जो है, मैं बोलूँ जो आयन विनिमय में मृदा आयंस जो है वो नाइट्रीकरण द्वारा पौधों को उपलब्ध हो जाती है। और लास्ट एक टॉपिक और लिख दो कि मृदा, अच्छा मृदा की जगह मैं कहूँ कि आयन लिख लो आप, आयन ज्यादा अच्छा रहेगा, आयन विनिमय है ना, तो आप कह सकते हो मृदा में कौन सी आयन विनिमय की प्रक्रिया, मृदा में आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा, मृदा में आयन विनिमय प्रक्रिया द्वारा अमोनिया जो है, अमोनिया का नाइट्रीकरण हो जाता है। अमोनिया का क्या हो जाता है, नाइट्रीकरण, ठीक है, अमोनिया का नाइट्रीकरण हो जाता है, जिससे अमोनिया नाइट्रेट में बदल जाती है और इसी रूप में, कौन से नाइट्रेट में, और इसी रूप में पादपों को प्राप्त हो जाती है, ठीक है, किसको प्राप्त हो जाती है, पादपों। तो इस चीज का आप ध्यान रखोगे, ठीक है। अब तो इसमें और भी देखिए है कि नाइट्रेट के बाद में जो पौधे होते हैं उसके बाद इसका क्या होता है, निक्षालन, वाष्पन, विनाइट्रीकरण, अमोनी स्थिरीकरण, ये सारी जो प्रोसेस, ये सारी प्रक्रियाएं होती है। अच्छा उसका जो डायग्राम देख रहे हैं, डायग्राम एक बार आप बुक से देखना, ठीक है। चलो तो ये आपका हुआ कंप्लीट। इसके बाद में अपन पढ़ेंगे फोर्थ पॉइंट है इसका बाइयूरेट। क्या है फोर्थ पॉइंट है अपना बाइयूरेट, ठीक है। तो अपन अब बाइयूरेट को देखने वाले हैं। अच्छा बाइयूरेट है क्या, मैं कहूं जो बाइयूरेट है ना, यूरिया के दो अणु मिलकर किसका, बाइयूरेट का फॉर्मेशन करते हैं। यूरिया के दो अणु आपस में मिलकर किसका फॉर्मेशन करते हैं, बाइयूरेट का, ठीक है। तो ये भी मैं लिख दूं कि कारखानों में यूरिया निर्माण प्रक्रिया के दौरान आशंका से अधिक उच्च ताप होने के कारण यूरिया के दो अणु मिलकर क्या बनाते हैं, बाइयूरेट बनाते हैं। तो लिख दो कारखानों में यूरिया निर्माण, कारखानों में यूरिया निर्माण के दौरान उच्च तापमान, क्या उच्च तापमान होने के कारण यूरिया के उच्च तापमान होने के कारण यूरिया के दो अणु, कितने अणु, दो अणु मिलकर बाइयूरेट अणु का या बाइयूरेट यौगिक कर लो, बाइयूरेट यौगिक का या बाइयूरेट हो सकते हैं, बाइयूरेट का निर्माण करते हैं, ठीक है। बाइयूरेट यौगिक या उर्वरक भी बोल सकते हो, बाइयूरेट उर्वरक का निर्माण करते हैं, ये सीधा भी बोल सकते हो, बाइयूरेट का निर्माण करते हैं। जैसे ये देख सकते हो H2NCO NH2, इसी की विक्रिया से क्या H2NCO NH2, इसकी हाई टेम्परेचर पर, टेम्परेचर हाई था, होगा क्या, बस इतना सा काम करना था कि यहाँ से एक H लेकर ये जो है वो अलग हो जाएगा, ठीक है, अलग हो गया था, ये NH3 अमोनिया के फॉर्म में एक अणु अलग कर दिया था, उसको जोड़ दिया H2NCO NH, देखो ये तो पूरा चला गया। अब यहाँ केवल क्या बचता है, मैं कहूँ कि दो इसके एक इसके केवल NH2 बचता है ना। अच्छा NH2 नहीं NH, क्योंकि ये दो में से एक किसके पास चला गया, NH3, तो ये हो गया आपका NH और ये हो जाएगा आपका CO, ये हो जाएगा NH2। इसी का नाम क्या है, बाइयूरेट है, इसी का नाम क्या है, बाइयूरेट।
1.5% मात्रा पाई जाती है। ठीक है ना, यूरिया की बात कर रहा हूं मैं। चलो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं अगली क्लास में से आगे वाले टॉपिक के साथ। नमस्कार।